हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारे द्वारा अपने इकोनॉमिक्स का पार्ट 2 भारतीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन स्टार्ट किया जाएगा। इसका लेसन 1 स्टार्ट करते हैं अपन। हमारे लेसन 1 का नाम ही है भारतीय अर्थव्यवस्था स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर किस प्रकार की थी, कैसी थी, उसका अध्ययन हमारे द्वारा किया जाएगा। आप बच्चों आज भारतीय अर्थव्यवस्था की जिस कंडीशन को देख रहे हैं उस कंडीशन तक पहुंचने के लिए जो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, उससे पूर्व जो औपनिवेशिक शासनकाल रहा था, ब्रिटिश शासनकाल रहा था, 200 साल की गुलामी की जंजीरों से भारत जकड़ा हुआ था, उस समय की भारतीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना भी बहुत अधिक आवश्यक है। यदि हम उस चीज़ का अध्ययन अच्छे से करेंगे तो वर्तमान में हमने कितना डेवलपमेंट किया है उसे हम अच्छे से समझ सकेंगे। यहाँ आपका चैप्टर स्टार्ट किया जा रहा है परिचय नामक टॉपिक के माध्यम से ही। परिचय के अंतर्गत हम इन्हीं चीज़ों का अध्ययन करेंगे कि हमारे द्वारा क्यों भारतीय अर्थव्यवस्था के इस चैप्टर का अध्ययन किया जा रहा है। भारत का आर्थिक विकास विषयक इस पुस्तक का मूल उद्देश्य ही अपनी भारतीय अर्थव्यवस्था की मूलभूत विशेषताओं की जानकारी देना और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में हुए जितना भी विकास है उससे अवगत कराना है। यद्यपि देश की वर्तमान अवस्था और भविष्य की संभावनाओं की चर्चा करते समय उसके आर्थिक अतीत पर ध्यान देना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए हम भी अपनी चर्चा का प्रारंभ स्वतंत्रता से पूर्व देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति से ही कर रहे हैं। इसी क्रम में हम उन सब बातों को भी स्पष्ट करेंगे जिसमें हमें स्वतंत्र भारत के विकास की रणनीतियों का निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान संरचना कोई आज की नहीं है। इसके मूल मंत्र तो इतिहास में बहुत गहरे हैं। भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता बहुत प्राचीन काल से चली आ रही सभ्यताओं में मानी जाती है बच्चों। इसके मूल सूत्र तो इतिहास में बहुत गहरे हैं, विशेष रूप से उस अवधि में जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था या स्वतंत्र हुआ था। उस प्राप्ति से पूर्व के 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासनकाल के भी अधीन रहा था। 1947 पर जो स्वतंत्रता मिली थी वो ब्रिटिश शासन के औपनिवेशिक शासन से ही मुक्ति मिली थी। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इंग्लैंड में तेजी से बढ़ रहे, विकसित हो रहे औद्योगिक आधार के लिए, औद्योगिक आधार वहाँ पर औद्योगिक क्रांति का जन्म हो चुका था यूरोपीय देशों में, इसलिए इंग्लैंड के तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक आधार के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को केवल एक कच्चा माल प्रदायकता तक ही सीमित रखना था। एक तो कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में मिल जाता भारत से, और दूसरा उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? जितना भी तैयार माल था उसके लिए बाजार भी आसानी से मिल रहा था। उस समस्या की अधीनता के शोषक स्वरूप को समझे बिना हम स्वतंत्रता के बाद के पिछले 6 दशकों के भारत में हुए विकास का सही मूल्यांकन कर पाना संभव नहीं है। इसलिए हमारे द्वारा इस चैप्टर का विशेष रूप से अध्ययन किया जा रहा है। अब हमारे द्वारा ये जो औपनिवेशिक शासनकाल है इसके अंतर्गत जितना भी हमारा आर्थिक विकास हुआ है उसे हम निम्न स्तरीय आर्थिक विकास का नाम देते हैं। क्यों देते हैं निम्न स्तरीय आर्थिक विकास का नाम? क्योंकि इस टाइम पीरियड में हमारे देश की राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक कम हुई थी। हमारा देश, जिसे वहाँ के लोगों ने ही जब वो 17वीं शताब्दी में आए थे तो बहुत अच्छे तरीके से कहा था कि भारत तो एक ऐसा देश है जहाँ पर इतना धन धान्य है, जहाँ पर इतने अधिक उद्योग धंधे हैं जो विश्व फेमस हैं, जहाँ के घरों में संपत्ति भरी हुई है। देखो बच्चों, मैं यहाँ पर 2 बॉक्स दे रखे हैं, पहले उनको पढ़ूंगी फिर आपको इस टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन कराऊंगी, ठीक है। सबसे पहले तो मैं बंगाल का सूती उद्योग का पढ़ रही हूँ। बॉक्स यहाँ पर दिया हुआ। मलमल एक विशेष प्रकार का सूती कपड़ा है, आप अच्छे से जानते हैं। इसका मूल निर्माण बंगाल, विशेषकर ढाका के आसपास के क्षेत्र में होता है। यह नगर अब बांग्लादेश की राजधानी भी है। ढाका के मलमल ने उत्कृष्ट कोटि के सूती वस्त्र के रूप में विश्व भर में
ख्याति अर्जित की थी। ये बहुत ही महीन कपड़ा होता था। विदेशी यात्री इसे शाही मलमल या मलमल खस भी कहते थे, खास भी कहते थे। इसका आशय यही था कि इस कपड़े को शाही परिवारों के उपयोग के योग्य माना जाता था। मतलब बिना मशीनों के हमारे देश में इतना महीन और इतना हाई क्वालिटी वाला कॉटन कपड़े का निर्माण किया जाता था जो फॉरेन में बिकता था शाही परिवारों के पहनने के लिए। तो आप सोचो यहाँ के उद्योग धंधे, यहाँ के कारीगर कितनी उन्नत अवस्था में थे। यहाँ का व्यापार विदेशों तक कितना अधिक फैला हुआ था। यहाँ पर कितना अधिक निर्यात करने पर वस्तुओं के सोना और चांदी आता होगा। भारत को सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता है कि यहाँ की निर्मित वस्तुओं का विदेशों में बहुत अधिक डिमांड थी और जब वस्तुएं जाती थी तो बदले में सोना और चांदी देश में आता था और ये इसी कारण भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। एक और उदाहरण मैं आपको बताती हूँ, ये भी बॉक्स में दिया हुआ है आपके पेज नंबर 5 पे। एक फ्रांसीसी यात्री थे बर्नियर, उनके द्वारा हमारे पूर्वी बंगाल ये जो बांग्लादेश है हमारा, और ये जो हमारा बांग्लादेश है और जो हमारा पश्चिम बंगाल है, इसकी कंडीशन की दशा 17वीं शताब्दी में क्या कही गई थी। 17वीं शताब्दी में भारत आए फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने तत्कालीन बंगाल का वर्णन इस प्रकार से किया है। अपने 2 बार के भ्रमण के दौरान बंगाल के विषय में संग्रहित जानकारी के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि यह क्षेत्र मिस्र से कहीं अधिक समृद्ध है। मिस्र भी बहुत अधिक समृद्ध देश माना जाता है बच्चों। यहाँ से सूती रेशमी वस्त्र, चावल, शक्कर, मक्खन का प्रचुर मात्रा में निर्यात होता है। यहाँ अपने आंतरिक उपभोग के लिए भी गेहूँ, सब्जियाँ, अनाज, मुर्गे, मुर्गियाँ, बतख आदि का भरपूर उत्पादन होता है। यहाँ सुअरों के बड़े बड़े झुंड और भेड़ बकरियों के विशाल झुंड भी विद्यमान है। इस क्षेत्र में हर प्रकार की मछलियाँ प्रचुरता में उपलब्ध है। राजमहल से लेकर समुद्र तक, राजमहल एक स्थान था, अतीत में परिवहन तथा सिंचाई के लिए गंगा नदी से बहुत यत्न और श्रम पूर्वक काट कर बनाई गई नहरों का जाल सा बिछा हुआ है। ये एक फ्रांसीसी यात्री के द्वारा किया गया वर्णन था 17वीं शताब्दी में, जब फ्रांसीसी और ब्रिटिशर्स व्यापार करने के लिए भारत में आ रहे थे। अब हमारे द्वारा उस चीज़ का अध्ययन किया जाएगा जब भारत स्वतंत्र हुआ, 200 साल का शासन किया ब्रिटिशर्स ने, उसके बाद भारत की स्थिति कैसी हो गई उसको मैं पढ़ रही हूँ बच्चों। औपनिवेशिक शासनकाल के अंतर्गत निम्न स्तरीय आर्थिक विकास, ध्यान से समझना किस तरह की कंडीशन में भारत पहुंच चुका था 15 अगस्त 1947 के संध्या पर। अंग्रेजी शासन की स्थापना से पूर्व भारत की अपनी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। यद्यपि जन सामान्य की आजीविका और सरकार की आय का मुख्य स्रोत कृषि था, लेकिन फिर भी देश की अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की विनिर्माण गतिविधियां भी हो रही थी। सूती व रेशमी कपड़े, धातु आधारित बहुमूल्य मणि, रत्न आदि से जुड़ी हुई शिल्प कलाओं के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में भारत विश्व भर में सुप्रसिद्ध था। भारत में बनी इन चीज़ों की विश्व के बाजारों में अच्छी सामग्री के प्रयोग और उच्च स्तर की कलात्मकता के आधार पर बड़ी ही प्रतिष्ठा थी। औपनिवेशिक शासन काल के अंतर्गत रची गई आर्थिक नीतियों का मुख्य ध्येय भारत का आर्थिक विकास नहीं था, बल्कि अपने मूल देश मतलब यूरोपीय कंट्रियाँ, चाहे वो फ्रांस हो चाहे वो ब्रिटेन हो, अपने मूल देश के आर्थिक हितों का संरक्षण और संवर्धन करना था। ये लाइन बच्चों नोट कर लेना। इन नीतियों में भारत की अर्थव्यवस्था के स्वरूप में मूल रूप से बदल डाला। भारत इंग्लैंड को कच्चे माल की पूर्ति करने वाला और वहाँ के बने तैयार माल का आयात करने वाला देश बनकर रह गया। स्वाभाविक ही था, औपनिवेशिक शासकों ने कभी इस देश की राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के लिए या आकलन करने के लिए ईमानदारी से कोई प्रयास नहीं किया होगा। लेकिन भारत के कुछ निजी अर्थशास्त्री थे जिन्होंने हमारे देश की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का अपने स्तर पर आकलन किया था, परंतु उनके अनुमानों में बहुत अधिक विसंगतियां और आपसी मतभेद भी रह गए थे। अलग अलग छोटे छोटे क्षेत्रों का उनके द्वारा अध्ययन किया गया था। इन प्रमुख अर्थशास्त्रियों के नाम बच्चों नोट कर लेना और इनके नाम याद भी आपको करने हैं।
इन आकलनकर्ताओं में दादाभाई नौरोजी, विलियम डिग्वी, फिनले शिरोज, डॉक्टर वी.के.वी. राव, आर.सी. देसाई प्रमुख रहे थे। औपनिवेशिक काल के दौरान डॉक्टर राव के द्वारा लगाए गए अनुमान बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। फिर भी सभी अध्ययनकर्ताओं का यह एक ही बात पर सहमत रहे कि 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत की राष्ट्रीय आय की वार्षिक समृद्धि दर 2% से भी कम हो गई थी तथा प्रति व्यक्ति उत्पाद वृद्धि दर तो मात्र ½ % ही रह गई थी। बच्चों, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। कल हमारे द्वारा कृषि क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा। थैंक यू।